हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 29 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं अब ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020 से 23 तक के लिए हाल में ही रिलीज़ किया गया है। हमें ये बताना है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हाल में ही आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया, तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ये करेगा क्या, ये एनहांस करेगा साइबर सिक्योरिटी को कहाँ पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आरबीआई ने 5 पिलर स्ट्रैटेजिक अप्रोच को अपनाया जिसका नाम है गार्ड। गार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए गार्ड का मतलब है जी फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट, यू फॉर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, ए फॉर अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, आर फॉर रोबस्ट कोलैबोरेशन और डी फॉर डेवलपिंग नेसेसरी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो भीम ऐप होता है ना वो अलाउ करता है यूज़र को पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो चिप पिन डेबिट कार्ड होता है वो 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू एनेबल किया जाता है, लेकिन जो भीम ऐप होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो डिजिटल पेमेंट्स थी वो हाल में न्यूज़ थी। न्यूज़ किसके ऊपर थी, गूगल पे के ऊपर। गूगल पे के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। पिटिशनर का क्या कहना है, पिटिशनर का ये कहना है कि जो गूगल पे है वो एनपीसीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एनपीसीआई रेगुलेटिंग बॉडी है भीम यूपीआई के लिए। तो और गूगल पे जो वो भीम यूपीआई ऐप है तो उसको एनपीसीआई के नॉर्म्स को फुलफ़िल करना होगा। पिटीशन इसलिए दायर की गई कि उसका ये कहना था कि गूगल पे जो है वो अपने कस्टमर को एग्जिस्टिंग यूपीआई आईडी यूज़ करने का ऑप्शन नहीं देता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी ऐप पे रजिस्टर्ड हो, किसी यूपीआई ऐप पे रजिस्टर्ड हो, तो आप सेम यूपीआई आईडी गूगल पे यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि एनपीसीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यूपीआई आईडी और डिजिटल पेमेंट जो न्यूज़ में आए थे, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। देखिए जो भीम ऐप है ना वो एक तरह का पेमेंट प्लेटफॉर्म है और वो अलाउ करता है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो बैंक अकाउंट यूपीआई एनेबल्ड है तो। ठीक है, डेबिट कार्ड के बारे में बात करें। देखिए डेबिट कार्ड जो होता है ना वो 4 फैक्टर ऑथराइजेशन पे काम करता है, लेकिन जो भीम ऐप है वो 3 फैक्टर ऑथराइजेशन पे काम करता है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था इनकरेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर लिखा था। 3 फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए 3 फैक्टर में क्या क्या है। मान लीजिए आप किसी आप भीम ऐप पे रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डिवाइस आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्टिकुलर डिवाइस भी रिकॉग्नाइज किया जाता है भीम ऐप के द्वारा। तो पहला ऑथराइजेशन ये हो गया। दूसरा ऑथराइजेशन क्या हो गया, आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट ही लिंक होता है उस पर्टिकुलर ऐप पे। ठीक है, तीसरा ऑथराइजेशन क्या हो गया कि आपको कोई भी पेमेंट करना होता है तो उससे पहले आपको यूपीआई पिन एंटर करना पड़ता है। तो ये 3 फैक्टर ऑथराइजेशन पे काम करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ यूपीआई के फीचर्स भी लिस्टेड हैं, उसको भी एक बार देख सकते हैं कि आप इसमें क्या होता है, इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं 24/7, हॉलीडेज़ के दिन भी। सारे के सारे बैंक अकाउंट एक्सेस किए जा सकते हैं एक ऐप के थ्रू। कोई भी एटीएम कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी पड़ती ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है,
कोई भी एक आप डिटेल नहीं देते, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से आपका पेमेंट हो जाता है। आप इससे बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत होती है आप कंप्लेन भी डायरेक्टली रेज कर सकते हो उस मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये सारे स्पेशलिटी है, फंक्शंस है जो कि यूपीआई एनेबल्ड ऐप आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूपीआई के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है एक तरह का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक तरह का स्टैंडिंग ग्रुप है जिसमें 60 एमिनेंट जूरिस्ट हैं जो कि इंक्लूड करते हैं सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल्स और एकेडमिक्स को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन आईसीजे के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो आईसीजे है ना, उनको ये लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 जो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, वो इनकॉम्पेटेबल है इंटरनेशनल लॉ के कंपैरिजन में। ठीक है, उनका ये कहना है कि जो लेजिस्लेशन है वो फेल कर जाता है इंडिया के इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कॉम्प्लाई करने में, जो कि है रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कॉम्प्लाई नहीं कर पाता ये लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ में आया था। अब आईसीजे के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक तरह का ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 60 एमिनेंट जूरिस्ट हैं जो कि इंक्लूड करते हैं सीनियर जजेस, अटॉर्नीज और एकेडमिक्स को। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वही नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना लॉ का यूज़ करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आईसीजे के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ब्रूट फोर्स एक्विजिशन के बारे में। हमें ये बताना है ये जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एनक्रिप्शन ऑफ मोबाइल डेटा, प्राइवेट लैंड एक्विजिशन, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो टर्म है वो मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ब्रूट फोर्स एक्विजिशन है ना वो हाल में न्यूज़ में आया था और ये फॉरेंसिक से रिलेटेड है मोबाइल डिवाइसेस के। देखिए ब्रूट फोर्स एक्विजिशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक तरह का थर्ड पार्टी पासकोड है। मतलब इसमें क्या है कि जो ब्रूट फोर्स है ना वो एक तरह का टूल है जो कि थर्ड पार्टी पासकोड को सेंड करता है। ये एक तरह का सीरीज़ ऑफ पासकोड है जो कि मोबाइल डिवाइस के लिए जनरेट किया जाता है। इस टेक्निक में हिट एंड ट्रायल का यूज़ होता है। हिट एंड ट्रायल का यूज़ करा जाता है और मल्टीपल पासवर्ड को क्रिएट करके उनको एक कॉम्बिनेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। मतलब ये एक तरह का सटीक पासवर्ड नहीं होता है, आप नहीं कह सकते एग्जैक्टली करेक्ट होता है ये, लेकिन एक सीरीज़ ऑफ पासवर्ड को जनरेट करता है ये जो कि मोबाइल डिवाइस को एक्सेसिबल बना सकता है। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड को अटेम्प्ट किया जाता है मोबाइल में ये, जिससे कि वो मोबाइल डिवाइस में ऑथेंटिकेट हो सके और लेटली वो मोबाइल डिवाइस को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया ब्रूट फोर्स एक्विजिशन के बारे में। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक क्लोनिंग क्या होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बिट फॉर बिट कॉपी होता है आपका एंटायर मोबाइल डिवाइस का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो फॉरेंसिक साइंस की मदद से आपके जो फ़ोन की होती है ना फॉरेंसिक क्लोनिंग कर लेती है, मतलब पूरे फ़ोन की इमेजिंग हो जाती है। ये तभी किया जाता है जब ये लगता है कि ये फॉरेंसिक क्लोनिंग तभी की जाती है कि जब ये लगे कि ये जो स्टेप है वो किसी को मदद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में और प्रूव कर सकता है किसी और को गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ रागास मेंशन है। हमें ये बताना है इनमें से कौन से राग्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं लेट मॉर्निंग में। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। राग दरबारी, तोड़ी, रागा भोपाली, भीम पलासी। तो बताइए कौन सा राग परफॉर्म किया जाता है लेट मॉर्निंग में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, यानी टोडी। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो टोडी राग है ना वो परफॉर्म किया जाता है लेट मॉर्निंग। एक तरह का ये हिंदुस्तानी क्लासिकल रागा है। ठीक है, देखिए जो टोडी है ना उसका अपीयरेंस कैसा, उसको प्रेजेंट किया कैसे जाता है।
वो प्रेजेंट होता है एक तरह का जेंटल ब्यूटीफुल वुमेन जो कि होल्ड करती है वीणा को, और कहाँ पे खड़ी है, लवली ग्रीन फॉरेस्ट में जो कि सराउंडेड है डियर से। तो इस तरह का इसका अपीयरेंस शो किया जाता है। देखिए जो राग भोपाली है वो संग किया जाता है आफ्टर सनसेट, मतलब जब सनसेट हो जाता है तब राग भोपाली गाया जाता है। और भीम पलासी गाया जाता है लेट इन आफ्टरनून, यानी दोपहर का जो समय होता है उसमें। राग दरबारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो राग दरबारी है ना, वो एक तरह का रागा है, कहाँ का, कन्नड़ा फैमिली का। ठीक है, कन्नड़ की फैमिली का है। ये जो राग था ना वो ओरिजिनेट हुआ था कर्नाटिक म्यूज़िक से, और लेटर ये क्या हुआ था, नॉर्थ इंडिया में लाया गया था, किसके द्वारा, मियाँ तानसेन के द्वारा, जो कि अकबर कोट के म्यूजिशियन थे 16वीं सेंचुरी एडी में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इन सारे रागास के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो लीव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पे, और नहीं लीव किया जाता किसके ऊपर, प्रॉफिट पे और रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल पे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो एक तरह का रेग्रेसिव टैक्स मैकेनिज्म है जो कि हायर रेट्स को चार्ज करता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्सेस। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता है वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो एंड कंज्यूमर होता है गुड्स एंड सर्विस का, वो बियर करता है टोटल टैक्स बर्डन को जो कि प्रीवियसली कैलकुलेट किए गए हैं उस सामान को परचेज करने से पहले, और वो रिजल्ट करता है कि जो एंड कंज्यूमर होता है वो इंक्रीज प्राइस को सफ़र करता है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो लीव किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पे, और ये नहीं लीव किए जाते इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर या रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो चार्ज किए जाते हैं, सभी के लिए सेम होते हैं, सारे इनकम ग्रुप्स के लिए बिल्कुल सेम होते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वैट। ठीक है। जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स के बारे में बात कर ले तो देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना तो उसका एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए एक यूटेंसिल बनना है तो पहले आयरन ओर का प्रोडक्शन होगा, फिर उसमें से आयरन निकाला जाएगा, फिर उसको शीट्स में बनाया जाएगा, उसके बाद उसको यूटेंसिल बनाया जाएगा और अल्टीमेटली वो बनेगा, वो यूटेंसिल कस्टमर को बिकेगा। तो ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो हर एक स्टेज पे क्या होता है, टैक्स लीव किया जाता है। मतलब अगर आयरन ओर से आयरन निकाला गया तो यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, आयरन ओर से शीट बनाई गई तो यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और शीट से बर्तन बनाए गए तो यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब ये बर्तन किसी कस्टमर को बिकेगा तो यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आयरन ओर के प्रोडक्शन से लेके अल्टीमेटली जब वो बर्तन कस्टमर तक पहुँचता है ना तो उस बर्तन पे कई बार टैक्स लग जाता है। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है ना वो अल्टीमेटली किसको सफ़र करता है, वो कस्टमर को सफ़र करता है। इसीलिए जो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो लास्ट कंज्यूमिंग पॉइंट होता है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो नेशनल पार्क्स के बारे में है, और हमें ये बताना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं नेशनल पार्क्स में। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉजेस, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये चारों के चारों एक्टिविटीज़ आप नहीं परफॉर्म कर सकते नेशनल पार्क्स में, तो इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ होती है ना वो ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है किसके लिए, इकोलॉजी के लिए, फ्लोरल फौना के लिए और नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे क्या, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉजेस और अदर सच एक्टिविटीज़ दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भी। देखिए जो नेशनल पार्क होता है ना वो एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि रिजर्व्ड होता है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स के लिए।
ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, यहाँ तक कि आप हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर भी नहीं कर सकते, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट भी नहीं कर सकते, और प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड नहीं होती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है और ये रिजर्व है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के लिए ही, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड होती है, जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और प्राइवेट ओनरशिप राइट्स। ठीक है, ये तभी तक अलाउड रहेंगी जब तक ये सारी एक्टिविटीज़ एनिमल्स के वेलबींग को इंटरफेयर नहीं करती। अगर एनिमल्स के वेलबींग को इंटरफेयर करती हैं ये सारी एक्टिविटीज़, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को भी प्रोहिबिट कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो साइक्लोन्स के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो साइक्लोन्स है वो सस्टेन किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरियाज की वजह से एट देयर कोर। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत कम ओरिजिनेट होते हैं अरेबियन सी में, बट लेकिन अगर उनको बे ऑफ बंगाल से कंपेयर करें तो वो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग साइक्लोन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो साइक्लोन्स होते हैं ना वो सस्टेन होते हैं वेरी लो प्रेशर एरिया में। होता क्या है, मान लीजिए उनका कोई कोर होता है, यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर एरिया हो गया, तो यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। इससे क्या होता है, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है और अगल बगल हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, आपको पता है जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा, तो जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी बहुत तेज़ी से। हर डायरेक्शन से विंड जो है वो इस एरिया मूव करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विंड स्पीड है बहुत हाई हो जाएगी, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी का जन्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइक्लोनिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ ओरिजिनेट होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ओरिजिनेट होती है अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी, लेकिन जो अरेबियन सी का साइक्लोन होता है ना वो रिलेटिवली वीक होता है एज कंपेरिजन टू बे ऑफ बंगाल से, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई साइक्लोन्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में है। हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट ह्यूमन सोर्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो मैं आपको बता देना चाहूँ जो लार्जेस्ट सोर्स है वो कौन सा है, वो है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बाद। देखिए आउट ऑफ द टोटल 100% ना जो 80% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना वो कैसे होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है। कोल, नेचुरल गैस और आयरन ऑयल का जब कंबशन होता है तो जो कार्बन एमिशन होता है वो 87% कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट में। जो रिमाइंडर है वो कौन कौन से हैं, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट 9% कंट्रीब्यूट करता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस 4% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे आप उसका चार्ट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे चार्ट में मेंशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है। तो हमें बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस किस चीज़ को कंसिस्ट करता है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा जो डेप्ट है उसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स दी जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और जो थर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो हमें बताना है ये सारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं, तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो हमेशा कंज्यूम करने के लिए बनाया जाता है, मतलब उससे ना कोई एसेट क्रिएट होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। तो इस अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो एसेट को क्रिएट करता है। तो आपको जैसे पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट को नहीं क्रिएट करता है, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं और पता करते हैं क्या कि वो एसेट को क्रिएट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि इंटरेस्ट पे कर दिया गया है जो हमने लोन लिया है ऑलरेडी। तो जो लोन ऑलरेडी लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, हमने अगर उसको पे कर दिया तो कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा।
अब हम क्या करते हैं, ग्रांट दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को जैसे मान लीजिए आपने ही अपने दोस्त को पैसा दे दिया, तो अगर वो पैसा लोन के फॉर्म में देते तो वो एसेट क्रिएट करता। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता, तो वो एसेट क्रिएट करता। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को दे दिया कि लो दोस्त इस पैसे को रख लो, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तो वो एक तरह का ग्रांट हो गया या गिफ्ट हो गया, तो वो एसेट नहीं क्रिएट करता, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मतलब यानी लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको आप पे कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर हो गया। कोई एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं, सैलरी के फॉर्म में उनको आप पे कर रहे हो, तो ये सारे जो क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गए। हाँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई बिल्डिंग बनाते, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाते, या मान लीजिए कुछ ऐसे डैम का कंस्ट्रक्शन कराते, या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते, या पुल का कंस्ट्रक्शन कराते, तो वो क्या होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एसेट क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found this video knowledgeful, please hit the like button and subscribe to our channel. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thanks a lot for your support, and thank you for watching this video. Have a good day.